नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिथुन वसावा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओल्ड इंग्लिश पोएट्री के बारे में। ओल्ड इंग्लिश शब्दों इंग्लिश साहित्य में एंग्लो सेक्सन से भी अधिक पसंदीदा शब्द है, क्योंकि ब्रिटिश द्वीप में एंग्लोस और सेक्सन के साथ अन्य लोगों के समूह भी शामिल थे। 5वीं शताब्दी में यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों से ब्रिटेन आई जनजातियाँ अपने साथ कविता का पद्य रूप लाई थी। कविता मौखिक थी। लोग इसे राजाओं के दरबारों या मिड हॉल्स में गाते थे। यह कविताएं हीरोइक साहित्य शैली का अनुसरण करती थी। हीरोइक साहित्य यानी वीरों, पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक नायकों की कहानियों को दर्शाने वाली कविताओं, उपन्यास या लघु कथाएं। ओल्ड इंग्लिश साहित्य ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता था। इसमें जर्मन नायकों और स्थानीय राजाओं की कहानियां बताई गई। ईसाईकरण के बाद लोगों ने बाइबल की कहानियां जोड़ी। 8वीं शताब्दी के आसपास पादरियों ने लिखित रिकॉर्ड शुरू किए। ये ईसाई धर्मशास्त्र के सबसे प्राचीन कार्य थे। पादरियों ने पेगान गीतों को संरक्षित तो किया, हालांकि उन्होंने इन्हें ईसाई धर्म से जोड़ने की ज़्यादा कोशिश की। पादरी नायकीय समाज के वंशज थे। उन्होंने ईसाई कविताओं में पेगान छवियों और शब्दों का उपयोग किया। इससे पेगान और ईसाई ज्ञान का मिश्रण बना। सभी हस्तलिखित ग्रंथ 11वीं शताब्दी के हैं। जूनियस ग्रंथ में बाइबल की पैराफ्रेज और कैडेमोनियन कविताएं हैं। एक्स्टर बुक में पेगान और ईसाई गीत, शोकपूर्ण कविताएं, कुछ पहेलियाँ और नीतिपरक कविताएं हैं। कॉटन विटेलियस में ब्यूवल्फ और जूटिस शामिल है। वर्सेली ग्रंथ में धार्मिक कविताएं और मिट्रिकल संत का जीवन के बारे में बताया गया है। एक्स्टर बुक ओल्ड इंग्लिश कविताओं का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जो आज भी मौजूद है। इसे लगभग 975 में किसी ने कॉपी किया था। बिशप लियोफ्रिक ने इस ग्रंथ को एक्स्टर कैथेड्रल को दिया था। यह किताब कुछ लंबी धार्मिक कविताओं से शुरू होती है। इनमें क्राइस्ट शामिल है, जो 3 भागों में बटा है। सेंट गुथलेक पर 2 कविता है। एक और अधूरी कविता है जिसे अजारियस कहा जाता है। साथ ही रूपकात्मक फिनिक्स भी है। इनके बाद किताब में कई छोटी धार्मिक कविताएं हैं। इन्हें ऐसी कविताओं के साथ मिलाया गया है जो केवल इसी किताब में बची है। सभी एंग्लो सेक्सन गीतात्मक कविताएं इसमें शामिल है, जिन्हें आमतौर पर शोक गीत कहा जाता था। इनमें द वंडरर, द सीफेयर, द वाइफ्स लेमेंट, द हस्बैंड्स मैसेज और द रूइन जैसी कविताएं शामिल है। इसके अलावा एक्स्टर बुक में 95 पहेलियाँ है। एक्स्टर बुक का बाकी हिस्सा द राइमिंग पोएम शामिल करता है। यह अपनी तरह का एकमात्र उदाहरण है। इसमें कहावत संबंधी पंक्तियाँ भी है। विडसत एक काल्पनिक वीर की कथा है, वो भी इसमें शामिल है। किताब में 2 दोहायुक्त कविता है, डियर और वुल्फिंड इडवेसर। कविताओं का क्रम संयोगवश लगता है। लोगों का मानना है कि इस किताब को किसी पुराने संग्रह से कॉपी किया गया था। चलिए देखते हैं विडसत के बारे में। विडसत ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की सबसे प्राचीन जीवित कविता में से एक है। यह एक स्कोप यानी दरबारी गायक या तो कवि, उसकी आत्मकथा है। यह कविता एक्स्टर बुक में है, जो 10वीं शताब्दी की है और वेस्ट सेक्सन बोली का उपयोग करती है। विद्वानों का मानना है कि इसे नॉर्थम्बिया में 7वीं या प्रारंभिक 8वीं शताब्दी के आसपास रचा गया। हालांकि कुछ भाग इससे भी पुराने हो सकते हैं। यह प्रारंभिक जर्मनिक हीरोइक समाज यानी वीर समाज का पूर्ण दृश्य प्रदान करती है। कविता में 144 पंक्तियाँ हैं और यह 3 थुलास के रूप में संरचित है।
थुलास यानी सूचिया। पहली थुलास में वर्णनकर्ता यानी नैरेटर द्वारा यात्रा किए गए समकालीन और प्राचीन दोनों प्रसिद्ध राजाओं की सूची है। दूसरी तुला में उसके द्वारा मिले लोगों और जनजातियों के नाम हैं। तीसरी तुला में पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों के नायकों का वर्णन है जिनसे वो मिला था। वर्णनकर्ता विरसत है, जिसका अर्थ दूर यात्री या व्यापक रूप से यात्रा करने वाला होता है। वह जर्मनिक दुनिया के दरबार में अपनी यात्राओं का वर्णन करता है। कविता में स्थान और समय में विस्तार की कल्पनाशील भावना दिखती है, जो पूरे जर्मनिक क्षेत्रों को कवर करती है, और समय में लगभग 200 सालों का विस्तार। योमोनारिक की मृत्यु 370 ईस्वी में हुई थी। वहाँ से लेकर इल्फाइन की मृत्यु लगभग 572 ईस्वी तक का समय उस कविता में दिखता है। यह कविता महानगर संस्कृति दिखाती है, जातीयता का भेदभाव भूलकर नायकीय गुणों की प्रशंसा करती है। इसमें हांस, गोस, बर्गिडियस, फ्रैंक्स, डैन्स, फिट्स, एंग्लेस, वेड्स, सेक्सन्स और लैंगबार्ड्स जैसे समूहों का उल्लेख है। यह ब्यूअल के डेनिश राजा होडगार और समकालीन राजा ओफा का भी जिक्र करती है। यह ब्रिटिश द्वीप के वीर समाज को प्रतिबिंबित करता है। दरबारी कवि को अपने सेवा के लिए पुरस्कार जैसे उपहार मिलते थे। उदाहरण के लिए योमनारिक ने विरसत को एक गले का आभूषण दिया और इरवाइन की बेटी इडकिल ने उसे कुछ जमीन दी थी। एक राजा की प्रतिष्ठा उसके कमिटेटर्स या अनुयायियों के प्रति उदारता पर निर्भर करती थी। यह कविता दरबारी गायक के जीवन के सार के साथ समाप्त होती है। वो कहते हैं कि वे भाग्य के अनुसार भटकते हैं और उन संरक्षकों की तलाश करते हैं जो उनकी कला की सराहना कर सके, और वे संरक्षक उपहार देते हैं जो वीरता और प्रतिष्ठा को इस धरती पे बढ़ाता है। विरसित एक आर्किटिपिकल व्यक्ति है। वह ऑर्फियस की तरह है, एक सर्वज्ञ दरबारी कवि जो शिक्षक और सेवक दोनों के रूप में कार्य करता है। दूसरी कविता है डियर्स लैमेंट। इस कविता में डियर को एक दरबारी गायक के रूप में दिखाया गया है। यह कविता विपत्तियों को सहन करने के लिए ज्ञान प्रदान करती है। दरबारी गायक कहता है कि जो लोग विपत्ति में है, जिसमें वो खुद भी है, उन्हें अपनी दुर्भाग्य को और अधिक धैर्य के साथ सहना चाहिए, क्योंकि इतिहास और कथाओं में ऐसी दुख भरी कहानियाँ बहुत आम है। बहुत वीरों ने ऐसी परिस्थिति अतीत में देखी और इन्हें पार कर गए, इसलिए वो मानते हैं कि हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। कविता में 6 स्टांजा है। प्रत्येक एक कठिनाई भरी परिस्थिति का उदाहरण देते हैं। पहले 3 स्टांजा वेलेंद स्मिथ की किंवदंती बताते हैं। एक ब्रिटिश राजा निथाड ने वेलेंद स्मिथ को पकड़ा और उसे अपंग बना दिया था, फिर उसे मजदूरी करने के लिए मजबूर किया था। वेलेंड वहाँ से भागने के लिए पंछियों के पंखों से खुद के पंख बनाकर भाग जाता है। भागने से पहले निथाड के 2 बेटों को मारकर और उसकी बेटी बियाडो हिल्ड का बलात्कार करके वेलेंड बदला लेता है। यह क्रम स्व उत्पन्न दुख दिखाता है। वेलेंड का प्रतिशोध बियाडो हिल्ड की अपमान को जन्म देता है। वह राजा निथाड के क्रोध, परेशानी और अनिद्रा का कारण बनता है। थीम यह है कि दुख निर्दोष लोगों को भी नहीं छोड़ता। चौथे और 5वें स्टांजा राजाओं के दुखद शासन को वर्णन करता है। अत्याचारी योमनारी क्रूरता से शासन करता है। वह अपने भतीजे थियोडोरिक को राज्य से निकाल देता है। थियोडोरिक, जिसे जर्मन किंवदंती में डीटिच वन बॉर्न कहा जाता है, बाद में अटिला द हन नाम के राजा की मदद से योमनारिक को उखाड़ फेंकता है। प्रत्येक स्टांजा के बाद एक रिफ्रेन है। यह कहता है,
दैट पास्ड ओवर सो कैन दिस, जिसका अर्थ है वह बीत गया, यह भी बीत सकता है। आखिर में डियर अपनी परेशानी बताते हैं कि एक बेहतर गायक के आने से उसके संरक्षक के दरबार में उसकी अपनी महत्वपूर्णता खो गई है। यह कविता धैर्य और आशावाद पर केंद्रित है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताइए। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और साहित्य की दुनिया में। धन्यवाद।